चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है आपका? वाटर रिसोर्सेज। देखो, ज्योग्राफी के अंदर इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं? 2 चैप्टर्स। और उन दोनों चैप्टर्स के अंदर हमने रिसोर्सेज पढ़े हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज। जब हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया था अलग अलग बेसिस पर, उनमें एक बेसिस हमारा आया था स्टॉक। क्या आया था? स्टॉक। और स्टॉक के एग्जाम्पल में हमने किसको देखा था? वाटर को भी देखा था। उसके अलावा हमने जब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एग्जाम्पल पढ़े थे, उसमें भी हमने पढ़ा था कि वाटर क्या होता है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है ये आप सबने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, याद नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिसको कि हमारी नेचर हम यूज करते हैं और नेचर हमको वो रिप्लेनिश करती है। रिप्लेनिश मतलब वापस हमें प्रोवाइड करवा देती है। कैसे नेचर प्रोवाइड करवाती है वाटर हमें? एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, कंडक्शन के बाद परसेप्शन होता है, परसेप्शन के बाद वो वापस हमें पानी अवेलेबल हो जाता है फिजिकल फॉर्म में। ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपने साइंस के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। अब हमें समझना क्या है, हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें हम समझेंगे कि वाटर एज अ रिसोर्स। क्या पढ़ेंगे हम? वाटर एज अ रिसोर्स। अब एक सिंपल सा बेसिक सी चीजें हम सबसे पहले अगर यहां पर देखने की कोशिश करें, क्या करें? अगर हम सबसे पहले सिंपल सी बेसिक सी चीजें अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें पता है कि हमारी अर्थ का कितना एरिया? 3/4। कितना एरिया? 3/4 एरिया क्या है हमारा? किससे भरा हुआ है? वाटर से अवेलेबल है। मतलब हमारी टोटल अर्थ का कितना? हमारी टोटल अर्थ का कितना परसेंट? 75% एरिया किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। जब इतना सारा पानी है, जब 75% एरिया हमारा अर्थ के ऊपर केवल और केवल वाटर से ही कवर्ड है, तो उस जब इतना सारा पानी हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर पानी की कमी क्यों चिल्लाते हैं हम लोग? क्यों पूरा वर्ल्ड एक ही बात कह रहा है, वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी? पानी कमी कैसे हो गई? क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि ये जो 75% वाटर है ना, ये पूरा का पूरा क्या नहीं है? यूजेबल नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारे लिए यूजेबल नहीं है। अगर हम इसको टोटल वाटर मतलब 100% वाटर मान के चलते हैं, इस 75% के 100% मान के चलते हैं, उसका केवल कितना परसेंट? ओनली 3% वाटर ही क्या है हमारे पास? फ्रेश वाटर है। केवल कितना परसेंट? ओनली 3% वाटर इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर। सबको पता है अपने को ये बात। और उस 3% वाटर में भी कितना परसेंट? इस 3% में भी कितना? 2/3। इस 3% का भी कितना? 2/3 किसमें अवेलेबल है हमारे पास? आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर। वो हमारे काम का नहीं हो सकता। या कहां पर है? अंडरग्राउंड वाटर है। तो हमारे पास अवेलेबल जो केवल कितना है? ओनली एंड ओनली 1% वाटर। मतलब टोटल अवेलेबल वाटर का कितने का? टोटल अवेलेबल वाटर का केवल और केवल 1% वाटर हमारे पास अवेलेबल है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं? यूज में ले सकते हैं। बाकी हमारे पास और कुछ भी क्या नहीं है? अवेलेबल नहीं है। क्लियर है ये बात? यहां तक क्लियर हो गई? चलिए इसको देखते हैं अपन। देखो, हमारे पास यूजेबल पार्ट कितना है? ओनली 1% ऑफ टोटल वाटर। और इस 1% का भी बहुत सारा एरिया किसमें कवर्ड है? अंडरग्राउंड वाटर है। तो जो जमीन के ऊपर पानी बह रहा है वही तो हमारे काम आएगा। अंडरग्राउंड वाटर को तो हमें पंपिंग के थ्रू क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो कुछ सरफेस वाटर है जो ऊपर जमीन के ऊपर बह रहा है, जो कि हमें बहता हुआ दिखता है। किस रूप में दिखता है? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स के रूप में हमें वो वाटर क्या होता है? दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ वाटर कौन सा है? अंडरग्राउंड वाटर। अब जो सरफेस वाटर है वो किसके थ्रू? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। किसके थ्रू? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू क्या होता है? रिन्यू होता रहता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर कैसा रिसोर्स है बेटा? वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है वाटर? वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। याद करना, पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि वाटर कौन सा रिसोर्स है? वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। क्लियर है यहां तक?
सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको कोई डाउट है बेटा किसी को? वेरी गुड, किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटा यहाँ तक? एक बार देखते हैं ऑनलाइन कौन कौन आ गया है अभी। चलिए तो फिर आगे बात करें अपन। देखिए ध्यान दीजिए अब आप लोग, इतना हो गया ना अपना रिन्यूड बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यहां तक क्लियर हो गया अपना। आगे हम समझते हैं इसको और आगे ध्यान देते हैं। तो अब जब इतना सारा पानी हमारे पास अवेलेबल है, कितना 75% वाटर जब हमारे पास अवेलेबल है, तो अब एक क्वेश्चन आता है, देन व्हाई वाटर इज स्केयर? तो फिर पानी की कमी क्यों है? जब इतना पानी हमारे पास अवेलेबल है, देन व्हाई वाटर इज स्केयर? पानी की कमी हमारे पास तो इतनी क्यों है? उसके अलावा तो उसका रीजन है कि 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ओशियंस। कैसा पानी है वो हमारे पास? ओशनिक वाटर है, सलाइन वाटर है। कौन सा वाटर है हमारे पास? जो हमारे पास टोटल अवेलेबल वाटर है पूरे अर्थ के ऊपर, उसका कितना परसेंट? 96.5%। कितना परसेंट? 96.5%। क्या है बेटा? वो सलाइन वाटर है। कौन सा पानी है? ओशनिक वाटर है, जो हमारे लिए किसी यूज का नहीं है, उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता? कंज्यूम नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज? ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, बता भी दिया है। एंड ओनली 2.5% वाटर इज फ्रेश वाटर। केवल कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है? ओनली 2.5% इज फ्रेश वाटर। केवल कितना है? 2.5, मतलब टोटल जितना पानी है उसका कितना? केवल 2.5% हमारे पास क्या है? वाटर अवेलेबल है। इसके आगे बात करते हैं और क्या लिखा है। और इस 2.5% का भी कितना? 70% फ्रेश वाटर इज अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। कितना? 75%। 70% वाटर किसमें? आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में। देखो आप देख सकते हो यहां पर, ध्यान दो इधर, जो टोटल अवेलेबल 3% है उसका कितना परसेंट एरिया? देखो यहां दिया हुआ है ना, ये 70% एरिया किसमें कवर्ड है? आइस शीट और ग्लेशियर्स में। उसके बाद बचा कितना? ये 29% किसमें? ग्राउंड वाटर में। तो हमारे पास जो लेक्स हमें दिखाई देती है, जो रिवर्स हमें दिखाई देती है, उसमें केवल कितना है? 1% वाटर हमारे पास अवेलेबल है। किसका 1% है? ये 3% का। 3% का 1% हमारे पास क्या है? लेक्स और रिवर्स के अंदर अवेलेबल है। तो कितना सा रह गया? वो दिखने को बहुत सारा दिखता है, लेकिन वर्ल्ड के सिनेरियो के हिसाब से देखो तो जितना वाटर अवेलेबल है, क्या वो पूरा काम का है? नहीं, वो पूरा हमारे काम का नहीं है। क्लियर? आइस कैप्स, आइस शीट्स एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसको काम में ले जाता है, ये 1% हमारे पास लेक्स में अवेलेबल है, 52%। अच्छा, इस 1% को भी पूरा काम में नहीं ले सकते आप। जो टोटल 1% है ना, उसका भी डिवाइडेशन करें तो देखो क्या दिया हुआ है, इसका भी 52% काय में है? केवल लेक्स में। उसके अलावा जो इस 1% का 38% कहां पर है? मिट्टी में, जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर के रूप में बना हुआ है। उसको कैसे निकालोगे? एक तो सूखी मिट्टी और एक गीली मिट्टी। अब गीली मिट्टी हो गई तो उस गीली मिट्टी में भी तो पानी लगा है ना, उस गीली मिट्टी के अंदर जो पानी लगा है, क्या उस पानी को निकाल के काम में ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, तो वो भी हमारे लिए नॉन यूजेबल हो गया। इसके अलावा 1% वाटर जो है ना, वो वेपर, मतलब ऊपर क्लाउड्स के अंदर बना रखा हुआ है, वो भी आपके क्या नहीं आ सकता? अभी हमेशा काम में नहीं आ सकता। तो बेसिक सी बात ये है यहाँ पर कि जो देखते ना, चारों तरफ पानी पानी है, पानी पानी सब जगह पानी, फिर काहे की पानी की परेशानी। लेकिन परेशानी क्यों है? क्योंकि वो चारों तरफ जो पानी पानी दिखाई दे रहा है ना, वो हमारे लिए पूरा यूजेबल नहीं है। क्लियर? सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब ध्यान दीजिए। अब इसका एक फैक्चुअल डेटा और देखते हैं बेटा अपन। क्या देखते हैं इसका अपन? एक फैक्चुअल डेटा और यहां पर देखते हैं कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन समझते हो क्या होता है? रेन वाटर। क्या मतलब इसका? रेन वाटर। जो टोटल रेन वाटर है पूरे वर्ल्ड में, जितनी बारिश होती है, उसका केवल कितना परसेंट इंडिया को अवेलेबल होता है? 4%। आप सोच के देखो, इंडिया में इतनी बारिश होती है, जो पूरे वर्ल्ड के ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी बारिश होती है ना, उसका इंडिया को केवल कितना मिल रहा है? 4%। और रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो कितनी कंट्रीज में से? 196 कंट्रीज में से। कितनी में से? 196 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक कौन सी है? 133। बहुत पीछे हैं अपन। मतलब इंडिया क्या हो गया एक तरीके से? जहां पर पानी की कमी है, जहां पर बारिश क्या होती है? कम होती है। इंडिया कौन सा एरिया हो गया एक तरीके से? इस रैंकिंग के हिसाब से इंडिया को क्या कंसीडर किया जाएगा? कि इंडिया इज अ प्लेस वेयर द रेन इज
स्मॉल, रेन वाटर इज वेरी स्मॉल, जहां पर रेन वाटर क्या है, बहुत कम हमें अवेलेबल होता है। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर। आगे एक लाइन और लिखिए कि टोटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड एट 1870 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। ये 1870 है ना, 1870 स्क्वायर पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर किलोमीटर पर एनम, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हर साल कितना एरिया का पानी रिन्यू हो जाता है, 1870। मतलब यूं मान के चलो कि अगर 1870 एरिया किलोमीटर के एरिया, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पानी फैला दें तो वो पानी उड़ जाता है, इवोपरेट होता है, इवोपरेट होकर वापस बारिश के रूप में हमें अवेलेबल हो जाता है, उतना ही पानी हमें अवेलेबल हो जाता है। और ये एक एस्टिमेट लगाया गया है कि बाय 2025 लार्ज ऑफ द वर्ल्ड विल फेस एब्सोल्यूट वाटर स्कैरिसिटी। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या करेगा, बहुत बड़ी पानी की कमी महसूस करेगा। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स क्लियर? इस स्लाइड में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? परी, प्रांजलि, ऋषि, तुषार, पिंटू, कोई डाउट है? वेरी गुड। आगे बात करें अपन, चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो क्या लिखा है हमारे पास, समझिए। अब इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं बेटा अपन? इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या लिखा है? All living beings require water for their existence and survival। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी है क्या जो बिना पानी के अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके? हम इसमें अगर ऊंट को भी देखें ना तो कहते हैं साहब ऊंट को पानी कम चाहिए, कम नहीं चाहिए, पानी तो खूब चाहिए उसको भी, बस वो स्टॉक कर लेता है। कैमल भी क्या कर लेता है, पानी को स्टॉक कर लेता है, पानी तो उसको भी खूब चाहिए। बस सिंपल सी बात क्या समझनी है हमें यहाँ पर कि पूरे वर्ल्ड में कोई सी भी स्पीसीज देख लो, हर स्पीसीज को अपने आप को सरवाइव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इनफैक्ट विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, कि अगर इस अर्थ पे क्या नहीं हो, वाटर अवेलेबल नहीं हो, तो किसी भी तरह की लाइफ इस अर्थ पे क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अब द यूटिलिटी ऑफ वाटर इज इमेंस। अब पानी की उपयोगिता क्या है? Why do we need water in our daily life? हमारी डेली लाइफ में अगर हम वाटर की यूटिलिटी को देखें तो वो क्या होती है, वो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, अभी समझेंगे। शुरू करें बेटा अपन। देखिए सबसे पहला, इट इज रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डेली यूज के लिए हमें पानी चाहिए। डेली यूज के लिए किसके पर्पस से? खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज के लिए क्या आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती कि नहीं होती बेटा? दुनिया में ऐसी कोई भी चीज है जो बिना पानी की हो सके? हर चीज के लिए। हम सुबह उठते हैं ना, उठने से लेकर रात को सोने तक हमें दुनिया भर के काम होते हैं, डोमेस्टिक यूज की बात कर रहा हूं, और हर काम में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर समझते हो, सभी समझते होंगे एग्रीकल्चर तो है ना। पेस्टोरल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पेस्टोरल इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब अब इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन होगा तो वहां पर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? एक तो इनपुट के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, मशीन्स को कूल डाउन रखने के लिए, हर चीज के लिए पानी चाहिए। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्या चाहिए? जो इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर कंज्यूम होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना। हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में टोटल जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 22% कैसे प्रोड्यूस होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से। तो पानी की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत हो गई। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड टू हार्नेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कोई डाउट नहीं है यहां तक? आगे और रीड कर लेते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब जिसके ऊपर हमारी लाइफ क्या हो, डिपेंड हो। क्लियर? आगे देखते हैं, सेम लाइन लिखी होगी। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, दैट मीन्स देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो फिर तो पानी, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग वाटर क्राइसिस। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही है? पानी की कमी से जूझ रही है। दिस इज बिकॉज ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज। क्योंकि एक बहुत छोटा सा नंबर है जो कि क्या कर सकते हैं, हम काम में ले सकते हैं। क्लियर? द फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड
फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। हमारे पास जो पानी ऊपर बह रहा है वो हम काम में ले सकते हैं, और कौन सा पानी काम में ले सकते हैं? जो ग्राउंड वाटर, जिसको हम किसके थ्रू निकालते हैं? वेल्स के थ्रू निकालते हैं, ट्यूब वेल्स के थ्रू निकालते हैं, हैंड पंप्स के थ्रू निकालते हैं ना, उनके थ्रू हम उस पानी को यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बात करें बेटा, आगे कंटिन्यू करें। सबने ये हो गया कॉपी? फटाफट कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। और आप चाहो तो उसको कॉपी भी कर सकते हो, और आप चाहोगे तो ये पूरा का पूरा मैं ऐसे पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा। पीडीएफ के फॉर्म में मैं अवेलेबल कर दूंगा। आप ऐप डाउनलोड कर देना, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप है एटर्नल क्लासेस के नाम से, जो ये लोगो है ना आपको उसमें दिखाई देता होगा, एटर्नल क्लासेस के नाम से ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लोगे, उसके अंदर सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बस ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक मैसेज आता है। उस मैसेज के अंदर क्या करेंगे आप? रिप्लाई कर देंगे अपनी क्लास का नाम लिख के, तभी आपको वो दिखाई देंगी। तब तक आपको दिखाई नहीं देंगे ना, सब कुछ नहीं दिखाई देगा, उसके पहले भी दिखाई देगा, लेकिन वो अनकैटेगराइज फॉर्म में होगा। आप क्लास का नाम लिख दोगे, मैं क्लास के अंदर ऐड कर दूंगा, तो उसके बाद आपको वो दिखाई दे जाएगी। एटर्नल क्लासेस के नाम से है। नहीं दिखाई दे रही मुझे यहाँ से इतनी दूर से? नहीं, एटर्नल क्लासेस केवल। लिंक मैंने डाला हुआ है शायद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। अब ध्यान दीजिए, अब देखो हमारे पास जो सरफेस के ऊपर वाटर है वो किस तरह से हमें मतलब वापस हमें मिलता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। कौन कौन सा प्रोसेस है? वाटर साइकिल का इवोपरेशन, मतलब भाप बन के पानी उड़ जाता है ना। ट्रांसपिरेशन, जमीन की जड़ों के थ्रू पानी हमें अवेलेबल हो जाता है। कंडेंशन, ओस की तरह वो पानी क्लाउड्स के अंदर इकट्ठा होता है। और परसेप्शन, मतलब मैंने बताया ना रेन वाटर, वो पानी जब वापस बाउंड होता है, मतलब अलग अलग जो इवोपरेटर होता है ना, वो एटम्स जो होते हैं वो बस बाउंड होते हैं, बारिश के पानी के रूप में हमें क्या हो जाते हैं? अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ एक फैक्ट हमें दिया हुआ है, वो फैक्ट्स हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2003 क्या कहती है कि 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियंस एंड ओनली 2.5% एज अ फ्रेश वाटर। ये आपने लिख ही लिया था अभी। Nearly 70% of this fresh water occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and the mountainous regions of the world. Mountainous regions of the world, जहाँ पर स्नो वगैरह जमी होती है ना, हम कहते हैं बर्फ के पहाड़, हमारे कश्मीर वगैरह की तरफ चले जाओ, वो भी ग्लेशियर्स का एक पार्ट होगा। And a little less than 30% of the stored as groundwater in the world's aquifers, मतलब हमारे अर्थ के नीचे जो पानी है वो केवल कितना अवेलेबल है? 30%। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल परसेप्शन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। ये भी हमने पढ़ लिया। द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट 1897 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर पर एनम। ये क्या डेटा चेंज होता रहता है, तो अभी आपने कितना लिखा था? 1890 ना, वो चेंज होता रहता है। By 2025, it is predicted that large parts of India will join countries or regions having absolute water scarcity. सारा डेटा हमारे, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बस वही डेटा हमने एक अरेंज फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि जब भी हम ये सोचते हैं कि वाटर स्कैरिसिटी, पानी की कमी है, हम हमारे माइंड में अगर एक एरिया सोचें कि पानी की कमी कहां पर है, तो हमारे दिमाग में तुरंत कुछ एरियाज आते होंगे। कौन से एरियाज आते हैं हमारे दिमाग में? डेजर्ट एरिया है ना, जहां पर वो लेडी क्या होती है, वो हाथ में सर पे घड़ा रख कर यूं पानी लेने के लिए जा रही होती है ना। आपकी बुक में एक इमेज भी दी हुई है उसकी, हमने स्टार्टिंग में भी इमेज दिखाई थी आपको। तो वही एरियाज आते हैं। तो क्या पानी की कमी केवल उन्हीं एरियाज में अवेलेबल होंगी? मैं वापस बात कर रहा हूं कि क्या पानी की कमी केवल उन्हीं एरियाज में केवल उन्हीं एरियाज में होगी जहां पर बारिश कम होती है? हम वाटर स्कैर्सिटी की बात करें तो क्या केवल ये डेजर्ट एरियाज तक लिमिटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाटर स्कैर्सिटी क्या हो केवल उन्हीं एरियाज में हो जहां पर क्या हो, केवल डेजर्ट एरियाज में ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे एरियाज जहां पर खूब पानी पानी है, जहां पर खूब पानी है, मुंबई चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, वहां भी वाटर स्कैर्सिटी होती है। गुजरात
उसका पूरा एरिया जो वाटर से घिरा हुआ है वहाँ भी वाटर की क्या हो जाती है, स्कैर्सिटी हो जाती है। आप अभी थोड़े दिन पहले की बात करो, हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर खूब बारिश हुई, खूब पानी आया, लेकिन वहाँ भी अभी भी क्या है, पानी की कमी है। तो रीज़न क्या है, मतलब कहते हैं चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, वो पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पानी तो है लेकिन पानी क्या नहीं है, यूजेबल नहीं। अच्छा, अब यूजेबल नहीं है तो हमको समझ में आ गया, सब ओशनिक वाटर होगा। केवल ओशनिक वाटर होना ही नॉन यूजेबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है। केवल पानी ओशनिक है, सलाइन वाटर है, समुद्र का पानी है, इसलिए हम काम में नहीं ले सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एरिया में खूब बारिश हुई, बाढ़ आ गई, वहां पर केरला में थोड़ी दिन पहले बाढ़ आई थी, हर आदमी पानी के बीच में डूबा हुआ था, पानी में बैठा हुआ था, फिर भी वहां पानी की कमी थी। क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो आप पी सकते हो क्या? उसको आप यूज नहीं कर सकते, गंदा पानी है। तो एक प्रॉब्लम क्या है कि क्या देखने को मिलता है हमें कि एविडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, हाउ कैन इट बी स्केयर? जब पानी इतना ज्यादा अवेलेबल है, एविडेंस मतलब बहुत मात्रा में अवेलेबल है, रिन्यूएबिलिटी मतलब जब रिन्यूएबल सोर्स है। पानी के बारे में दो चीजें देखी हमने अब तक, एविडेंस का मतलब खूब क्वांटिटी में पानी अवेलेबल है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचर हमें हर साल बारिश के रूप में पानी अवेलेबल करवा देती है। जब पानी अबेंडेंस भी है, खूब अवेलेबल है मतलब, और पानी क्या है हमारे पास, वाटर क्या है, रिन्यूएबल भी है, तो फिर पानी की कमी क्यों है? देन व्हाई वाटर इज स्केयर? देन हाउ इट कैन बी स्केयर? वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, इट मे बी एरियाज ऑफ डेजर्ट एंड ड्रॉट अफेक्टेड रीजन्स। केवल कौन से एरियाज होंगे, जहां पर सूखा पड़ गया, मतलब जहां पे बारिश नहीं हुई, वहां पानी की कमी होगी। कौन से एरियाज, जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां पर पानी की कमी होगी, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सोचना क्या है हमारा, गलत है। ये हमारा सोचना क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि पानी की कमी जनरली होती क्यों है? कॉजेस मेनली ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी क्यों होती है? पहला, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब, आप सोच के देखो, आपके घर में 10 बाल्टी पानी है, नहाने वाले 6 लोग हैं, तो पानी खूब है ना, पानी खूब है, लेकिन एक आदमी अगर कोई 3 बाल्टी पानी से नहाएगा और जब 2 आदमी 3-3 बाल्टी पानी से नहा लिए, तो क्या वो पानी बाकी लोगों के लिए बचेगा? क्या हो जाएगी? वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगी वहां पर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने पानी जितना चाहिए उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसको एक्सप्लोइटेशन, उसको जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना अर्थ से, वो हम उससे ज्यादा ले रहे हैं, जितनी हमें आवश्यकता है उससे ज्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? उसका मिसयूज कर रहे हैं। और जब तक हम वाटर का मिसयूज करते रहेंगे तब तक वाटर स्कैर्सिटी बनी रहेगी। एक रीजन समझ में आया अपने को। दूसरा रीजन क्या है इसका? एक्सेसिव यूज, चाहिए उससे ज्यादा काम में ले रहे हैं। गाड़ी धोनी है, गाड़ी धोनी है तो हम किससे धो, पाइप लगाकर यूं खड़े हो जाते हैं और गाड़ी धुल रही है, उसमें मतलब हजारों लीटर पानी बह जाता है, थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स पानी क्या होता है उसके अंदर, वेस्ट होता है। और वही काम हम 1 बाल्टी या 2 बाल्टी पानी से भी कर सकते थे। गाड़ी को बाल्टी लो, उसको साफ कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है, अरे नहीं काम तो आएगा, यूज तो होगा। अब ऐसा तो यूज कितना ही करे जाओ, यूज की क्या नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यूज हम तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के पास पानी जो क्या है उसका इक्वल एक्सेस नहीं है। गर्मियों के दिनों में, समर सीजन जब होता है, पानी कम हो जाता है। अब पानी कम हो जाता है तो क्या होता है कि पानी तो लिमिटेड है, सबको इक्वली मिले तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो रिच पीपल होते हैं वो अपनी मनी के इन्फ्लुएंस से उस पानी को परचेज ज़्यादा कर सकते हैं। और जो पुअर पीपल है, भाई हमारे पास क्या है, जैसे टोटल वाटर इतना अवेलेबल है और ये रिच और पुअर दोनों को इक्वल मिल जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिच पीपल क्या करते हैं कि पुअर्स का पानी भी अपनी मनी की पावर से क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो पुअर्स के लिए भी जो पानी है ना वो बहुत कम बचता है। तो रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर सेक्शन के पास वाटर इक्वली अवेलेबल नहीं है। हर सेक्शन वाटर को इक्वली एक्सेस क्या नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ये उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? आगे तो इसी सीक्वेंस में एक स्वीडिश प्रोफेसर हुए हैं, क्या नाम है उनका, फैल्कन मार्क्स। क्या नाम है उनका, फैल्कन मार्क्स। उन्होंने, कौन थे ये, स्वीडिश एक्सपर्ट, स्वीडन के रहने वाले हैं, इसलिए इनको हमने आगे इनके नाम के आगे स्वीडिश एक्सपर्ट लिखा है ना। इसका कोई आप मीनिंग ढूंढने लगो, गूगल पे सर्च करने लगो क्या होता है स्वीडिश एक्सपर्ट का, क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्वीडन के रहने वाले हैं, वाटर एज ए रिसोर्स के ऊपर स्टडी करते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज बिटवीन 1000 एंड 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। पानी की कमी
कब महसूस होने लगती है? जब वाटर कितना अवेलेबल हो, 1000 टू 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। जब इससे इतना या इससे कम पानी अवेलेबल होने लगता है तो वाटर स्कैर्सिटी होने लगती है। तो क्या होने लगती है? पानी की कमी होने लगती है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा किसी को? आगे बात करें, कंफर्म अपन? कंफर्म आगे बात करें बेटा? चलिए आगे ध्यान दीजिए अब आप लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहां तक सबको क्लियर हो गई होगी ये बात? चलिए आगे देखिए, वो ध्यान दीजिए। अब देखो, अब पानी की जो कमी है, पानी की जो कमी है उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी अराइज होने के रीजंस क्या है। अब उनको हम कितने तरीके से पढ़ते हैं? दो तरीके से। पहला हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा पढ़ेंगे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एक तो हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अगला कौन सा पढ़ेंगे हम? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो नाम से समझो आप। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब कि जहां एक्चुअल में पानी की कमी है, पानी अवेलेबल ही कम है, वॉल्यूम में पानी हमारे पास क्या है? कम है, पानी की मात्रा ही हमारे पास क्या है? कम है। और जब क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? पानी तो खूब है लेकिन फिर भी क्या है? पानी की कमी है। वाटर इज अवेलेबल, वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल, एडिक्वेट है, खूब है, एंड मोर देन एडिक्वेट, खूब सारा पानी पानी है चारों तरफ, लेकिन फिर भी क्या है? वाटर की स्कैर्सिटी है, शॉर्टेज है। क्लियर? तो दो एस्पेक्ट पढ़ते हैं हम। सबसे पहले अपन एस्पेक्ट पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ध्यान दीजिए क्या होगा कंट्री में, क्या हो रहा है? सिटी एरियाज काफी क्वांटिटी में बढ़ते जा रहे हैं, सिटीज बढ़ेंगी। सिटीज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सिटीज में फिर पॉपुलेशन भी क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। सिटीज में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। अब मुझे बताओ, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ऐसा तो नहीं, नई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो बिना पानी के रह लेगी, वाटर तो उनको भी चाहिए। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पानी की डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब देखना यहां पर बात को, कंसेप्ट मैथमेटिकल इक्वेशन समझना आप यहां पर, है ना? इसको हम एक तरीके से समझते हैं बात को। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वाटर की नीड बढ़ेगी, ठीक है? डिमांड फॉर वाटर इंक्रीज। पहली हो गई फॉर ड्रिंकिंग और यूज, डायरेक्ट यूज हो गया ये तो, ड्रिंकिंग और डायरेक्ट यूज। क्या हो गया बेटा? एक तो पीने के लिए डायरेक्ट यूज, मतलब पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी की डिमांड बढ़ेगी। पानी तो उतना ही है, कमी आएगी। दूसरी बात और समझो, अब चलो ठीक है, पानी की डिमांड ये पूरी कर दी हमने, सबको पीने के लिए पानी मिल गया, तो क्या केवल पानी पीने के लिए मिल जाएगा, उससे काम हो जाएगा क्या? क्या केवल आदमी पानी पी के जिंदा रह जाएगा? क्या चाहिए उसको? खाना भी चाहिए ना, फूड भी चाहिए उसको। अब फूड कहां से होगा? फूड, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर वाटर एंड फूड, पानी की डिमांड भी बढ़ेगी और फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। फूड की डिमांड बढ़ेगी तो मोर फूड क्या करना पड़ेगा आपको? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहेगा? फिर ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिएगी। पानी तो उतना ही है, तो ऑटोमेटिकली वाटर की क्या होने लगेगी? स्कैर्सिटी, शॉर्टेज होने लगेगी। कंसेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से? सबको क्लियर है ये चीज कि नीड क्यों कम हो रही है? आगे देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। हम वाटर रिसोर्सेज का इस कारण से क्या करते हैं? रीजन समझ में आ गया? क्या होगा इस कारण से? हम वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और हमारा ग्राउंड लेवल क्या होता जाएगा? वाटर ग्राउंड लेवल डाउन होता हुआ चला जाएगा। वाटर स्कैर्सिटी का एक एग्जांपल होगा। अब हम देखते हैं, पहले लोग बोरिंग करवाते थे, है ना? बोरिंग जानते हो ना सब? बोरिंग तो ट्यूबवेल जिसको हम कहते हैं ना, ट्यूबवेल करवाते 200 फीट पे पानी आता था, आजकल 2-2 हज़ार फीट चले जाते हैं तो भी पानी नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग करवा रहे हैं। 2000 फीट नहीं, 3000 फीट हो जाए, 5 लाख रुपए लग जाए, करो, उसमें से पानी उसमें से भी निकाल लेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। तो क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स कर रहा है, देखो रिन्यूएबल है, लेकिन क्या है कि नेचर हमको जितना रिन्यू कर रही है ना, हम उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। नेचर ने दिया इतना, जैसे सपोज हम एक बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, है ना? जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, नीचे अंडरग्राउंड वाटर है। अब मान के चलते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया क्या था? पूरा पानी से कवर्ड है। अब हमने क्या किया? इसको यूज करना शुरू किया। हमने यूज करते करते इसको इस लेवल पर ले आए, इतने एरिया में पानी रह गया। अर्थ ने हमको दिया इतना, पूरा थोड़ी भर पाया है। अर्थ रिन्यू कर रही है, लेकिन अर्थ उतना रिन्यू नहीं कर पा रही है। नेचर हमें रिन्यू कर रही है, लेकिन नेचर उतना रिन्यू नहीं कर पा रही है जितना कि हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारा यूज क्या है? ओवर यूज है। हम क्या करते हैं? उसको एक्सेसिव यूज पॉपुलेशन का है। रीजन क्या है? कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका यूज भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, एक और रीजन है इसका,
अर्बनाइजेशन। ये दोनों रीजन हो गए ना, ये एक रीजन की तरह देखो इसको, क्लियर। दूसरा रीजन क्या हो गया इसका, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, लोग शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, शहरों की तरफ बढ़ते हैं। आज देखते हैं, सबको याद है गोकुलधाम सोसाइटी है ना, एक सोसाइटी है, गांव की तरह है, सब लोग वहां पर सब कुछ वहीं पर अवेलेबल हो जाता है। अब इस तरह से आप बड़े बड़े शहरों में देखो, मेट्रो सिटीज में देखो, क्या है वहां पर इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई है। और ये सोसाइटीज अपनी नीड को पूरा कैसे करती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, की हैविंग देयर ऑन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस, ऑन हैविंग देयर ऑन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस। जमीन से पानी निकालने की सबने अपनी अपनी इंडस्ट्री सोसाइटीज में क्या होती है, डिवाइसेस लगा रखी होती है। अब पानी की उनको कमी लगती नहीं है, एक्सेसिव यूज हो रहा है, तो वाटर की स्कैर्सिटी होती हुई चली जाएगी। एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये थर्ड रीजन की तरह देखो इसको, कौन सा पढ़ रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। थर्ड रीजन क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा बढ़ेगी वाटर स्कैर्सिटी उतनी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर मशीनें होंगी, और उतनी ज़्यादा उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या होगा कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी उनको उतनी ही ज़्यादा किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी उतना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वाटर स्कैर्सिटी वहाँ से भी शुरू हो जाएगी। क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हैवी यूज ऑफ वाटर, पावर कंज्यूम्ड का पावर कंज्यूम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और 22% ऑफ द रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। कोई डाउट है यहां तक? तो सबको ये वाटर स्कैर्सिटी के जो हम रीजंस देख रहे हैं उसमें पहला क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट सबको समझ में आ गया बेटा? सारे बच्चे रिप्लाई करो, यस और नॉट? वेरी गुड। केवल 2 ही बच्चों का रिप्लाई आया मेरे पास, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आएगा बेटा ये? आगे देखिए आप लोग, आगे समझते हैं। अब देखते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्या ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है ना। अब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे आप उसको। क्वांटिटी इज सफिशिएंट बट एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। क्वांटिटी तो खूब है, पानी खूब अवेलेबल है, लेकिन अभी भी वो एरिया क्या कर रहा है, पानी की कमी से जूझ रहा है। ये पानी खूब है अवेलेबिलिटी, लेकिन अभी भी वो एरिया क्या कर रहा है, पानी की कमी से जूझ रहा है। आज भी उस एरिया में वाटर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके रीजन को हम देखते हैं यहां पर। क्योंकि जो वाटर अवेलेबल है ना, उसकी क्वालिटी क्या नहीं है, अच्छी नहीं है। जैसे ये इमेज दी हुई है, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। सब जगह पानी पानी है, लेकिन एक बूंद भी पानी क्या नहीं है, पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? जैसे बाढ़ आई हुई है यहाँ पर, अब इस बाढ़ के पानी को बेचारा कैसा बच्चा काम मिले, एक पंप लगा हुआ है, उस पंप में से पानी आ रहा है, वहां से भर रहा है ये पानी तो उसके आसपास ही पड़ा हुआ है ना, क्यों नहीं ले रहा है वहां पर, फिर भी वो पानी के लिए जूझ रहा है। हाथ में तो बर्तन लिए हुए, वहां से वो पानी क्या कर रहा है, अपने लिए अरेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो वाटर अवेलेबल तो है, लेकिन उस वाटर की क्वालिटी क्या नहीं है, जिसको कि कंज्यूम किया जा सके। क्लियर? देखिए, तो पॉल्यूटेड ड्यू टू, अब ये पॉल्यूटेड क्यों हुआ, ये तो एक रीजन हमने बाढ़ का देख लिया, फ्लड का देख लिया, और रीजन क्या है, हमारे सारे जो वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, डोमेस्टिक वेस्ट है, हम कहाँ डंप कर रहे हैं, हमारी रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर क्या कर देते हैं, उसको डंप कर देते हैं। अब उसको डंप करेंगे वहाँ पर तो वाटर कैसे काम का आएगा, वो पानी जहाँ डंप कर दिया आपने वहाँ पर क्या हो गया, वो खराब हो गया। कई जगह देखते हो लोग क्या, गाँव के अंदर, गाँव में क्या है कि वाटर डिजीज बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? कि जिस गाँव में लोग अपने एनिमल्स को, पेट्स को नहलाने जाते हैं, भैंस को लेके, बफेलोज को लेके, वहाँ पर वो नारी और वहीं पर आदमी बना रहे हैं, वहीं पर पानी भी भरा जा रहा है, तो वो पानी क्या है, पॉल्यूटेड वाटर है। उसको कंज्यूम करोगे तो निश्चित रूप से क्या होंगी, बीमारियाँ होंगी ही होंगी। तो एक रीजन होता है। तो ड्यू टू डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड, और ये क्या है, हजार्डियस फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन के यूज के लिए तो बिल्कुल भी क्या नहीं है, ये वाटर सेफ नहीं होता है, खतरनाक, लाइफ को डेंजरस। क्लियर? एनी डाउट्स क्लियर? कंफर्म? क्लियर है सबको? देखो, डाउट नहीं हो तभी बताना, तो हम आगे बढ़ेंगे। डाउट है तो बोलो, पहले हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर है बेटा? आगे देखिए अब आप लोग, देखो ये 2 इमेज दी हुई है, वाटर स्कैर्सिटी का ये भी इमेज है। कश्मीर के अंदर बर्फ ही बर्फ है ना, आइस ही आइस है, आइस भी तो वाटर ही है, काम ही नहीं ले सकते ना उसको, फिर भी वाटर स्कैर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखिए, वाटर स्कैर्सिटी रीजंस जो हमने आपको भी बताए हैं, उन्हीं को यहाँ पर क्या है, हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। देखिए, शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर्ड टू इट्स डिमांड इज नोन एज वाटर स्कैर्सिटी।
मतलब पानी की जितनी डिमांड है उससे कम अवेलेबिलिटी होना ही क्या कहलाता है? वाटर स्कैर्सिटी कहलाता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी, पहला क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन। फर्स्ट वन इज ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी, अभी समझाया, नीड बढ़ेगी किस चीज के लिए? पीने के लिए बढ़ेगी और फूड के लिए बढ़ेगी। डायरेक्ट तो हो गया, मतलब डायरेक्ट यूज के लिए, इनडायरेक्ट कैसे बढ़ेगी कि वो फूड चाहिए, फूड के लिए भी फिर मोर वाटर रिक्वायर्ड होगा। It is one of the basic factor which is responsible for water scarcity. Most of our cities are facing this problem due to overpopulation. Population ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पर पानी की कमी उनको झेलनी पड़ती है। A large population means more water, not only for domestic use but also to produce more food. Clear? दूसरा, commercialization of agriculture. अब एग्रीकल्चर का भी क्या हो गया? कॉमर्शलाइजेशन हो गया। मतलब आजकल जो एग्रीकल्चर किया जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, बहुत सारी कॉमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, और या फिर एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे आपने एग्रीकल्चर इनपुट्स को काम में लेना शुरू किया है। अब उन इनपुट्स को यूज करने के लिए भी क्या जरूरत होती है? पानी की जरूरत होने लगेगी। तो पानी केवल एग्रीकल्चर में इरीगेशन के लिए चाहिए होता था, आज इरीगेशन के अलावा भी और बहुत सारी चीजों के लिए वाटर की नीड होने लगी है इरिगेशन के अलावा। तो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन में भी, फूड प्रोडक्शन में भी क्या है? जितना पानी चाहिए पहले, उससे ज्यादा वाटर की डिमांड होने लगी। द कॉमर्शियल क्रॉप्स नीड मोर वाटर। कॉमर्शियल क्रॉप्स मतलब कॉटन हो गई। कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी हो गई? कॉटन हो गई, ठीक है, शुगर केन हो गया, ये कुछ ऐसी जिनके अंदर वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वीट, राइस, ठीक है। अब व्हीट और राइस तो क्या है कि मतलब ये डिपेंड करता है, अलग अलग एरियाज में इनकी अलग अलग तरह से इनको किसी एरिया में कॉमर्शियल मान सकते हो और किसी एरिया में कॉमर्शियल नहीं मान सकते। एंड अदर इनपुट्स, assured means of irrigation like tube wells and wells are responsible for falling grounds water level. ग्राउंड वाटर लेवल कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो वहां पर पानी की जो नीड ज्यादा है, तो वही इंजन लगे हुए हैं। हम देखते हैं ना हमारे एरिया में, तो गांव के अंदर, राजस्थान वाले एरिया में देख लो, जगह जगह लोगों ने इंजन लगा रखे हैं, ट्यूबवेल लगा रखी है, खूब पानी उसके अंदर से निकाल लेते हैं और वो वाटर लेवल क्या होता जा रहा है? नीचे जाता जा रहा है। वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल परसेप्शन, बारिश के अंदर कमी होती जा रही है, कहीं पर बारिश कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, किसी पर्टिकुलर सीजन में कम हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा हो जाएगी। परसेप्शन, इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया बट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ मानसून इन इंडिया इज अनसर्टेन। जब एक्सपेक्टेड होता तब आता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड होता तब आ जाता है। जब क्रॉप को वाटर की जरूरत होती है तब इरिगेशन के लिए पानी आता नहीं है, और जब नहीं जरूरत होती है जब तब खूब पानी आता है, ओवर हो जाता है। तो वो दोनों ही नुकसानदायक है ना। टाइम पर नहीं आया तो इरिगेशन के लिए क्या किया जाएगा? जो वेल्स है, ट्यूबवेल्स, उनको यूज किया जाएगा। जब टाइम के अलावा आएगा पानी तो फिर वो जो फसल है उसको भी खराब करेगा। सो इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइवन। और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी एरिया में रेनफॉल कम है और किसी एरिया में रेनफॉल ज्यादा है। आई जस्ट सबको क्लियर होगा यहां तक? सबको क्लियर है बेटा यहां तक? यस और नॉट? चलिए, अब हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए इसके कि वाटर स्कैर्सिटी के 3 रीजंस क्या क्या है, वो हमने देख लिया। यहां पर नेक्स्ट रीजन की तरफ हम मूव करते हैं, ध्यान देंगे आप। क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अभी अभी ने समझाया था आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अभी अभी समझाया था, वो रीड कर लेते हैं फटाफट एक बार। The ever increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing fresh water resources. इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ी है कि इसका मतलब पूरा डिस्टर्ब कर दिया। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर इनकी जो नीड है वो इतनी ज्यादा हो गई कि जो एक एक्सपेक्टेड नंबर था ना कि मतलब इतना अवेलेबिलिटी होगी, उससे बहुत मतलब 100 टाइम्स बहुत ज्यादा यूज होने लगा। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूज ऑफ वाटर also requires power to run them. उनको रन करने के लिए पावर भी चाहिए होता है। एंड मोस्ट ऑफ आवर सिटीज आर ओवर पॉपुलेटेड। ओवर पॉपुलेशन ओवर यूटिलाइजेस द वाटर रिसोर्स एंड ऑल्सो पोल्यूट्स द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्स। ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा है, वो पानी ज्यादा काम में लेगी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन पानी ज्यादा काम में लेने के साथ क्या करेंगी? वो पॉल्यूशन भी ज्यादा करेंगी। तो जो पानी बचा है वो भी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। ओवर यूटिलाइजेशन, ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन द वाटर टेबल हैज लोअर्ड। ये वाटर टेबल मतलब वही ग्राउंड वाटर लेवल है। वाटर टेबल का मतलब क्या है? ग्राउंड वाटर लेवल ही है ना, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं पॉल्यूशन।
डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये हो गया बेटा हमारा वाटर स्कैर्सिटी वाला टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट है। आइए अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा क्या है, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब प्रॉब्लम है तो उसका क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन भी होना चाहिए। भाई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को क्या होना चाहिए बेटा, सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है भाई, जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि वाटर को प्रिजर्व किया जाए, वाटर को मैनेज्ड वे में क्या किया जाए, यूज किया जाए। क्या किया जाए बेटा, वाटर को प्रिजर्व किया जाए, वाटर को क्या किया जाए, मैनेज्ड वे में, एक प्रॉपर वे में पानी को क्या किया जाना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए। वाटर को प्रिजर्व करने का मतलब पानी को बचाओ। पानी को बचाना कैसा है, कोई गुंडे मारने आएंगे पानी को उससे बचाना है क्या, नहीं, पानी को गुंडों से नहीं बचाना, हम ही गुंडे हैं। वो गुंडे कौन है, हम ही हैं, हमसे ही पानी को बचाना है, हमको ही। मतलब हम जो वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है। उसको हमें एक प्रॉपर मैनेज्ड वे में वाटर को क्या करना है, यूज करना है, तरीके से यूज करेंगे। वो क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है, टू सेफ गार्ड आवरसेल्व्स, खुद को बचाना है हमें। हम ही गुंडे हैं, हम ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें ही क्या करना है, उसको बचाना है। किसके लिए, वो भी हमारे लिए। हम वाटर का मिसयूज करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम किसको होगी, ह्यूमन को ही होने वाली है। आगे जाकर उसके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ेगी, ह्यूमन को ही उसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। किस मतलब हमको, हमारे लिए क्यों चाहिए, हेल्थ हजार्ड्स, बीमारियां जो होती है, पानी को अगर आप तरीके से पानी नहीं मिलेगा तो बीमारियां होंगी, पानी पॉल्यूटेड मिलेगा तो बीमारियां होंगी। तो इलनेस, जो सिकनेस, जो कई तरह की डिजीज होती है ना, वाटर रिलेटेड डिजीज है, डायरिया हो गया, ठीक है, और कई तरह की और भी होता है, स्टमक इन्फेक्शंस वगैरह कई सारे वाटर की वजह से होती है, कैंसर हो जाता है कई बार, पानी पॉल्यूटेड स्टोन बन जाता है आपके अंदर ना, यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है, वाटर की वजह से होते हैं। तो उनसे अगर खुद को बचाना है तो हमें प्योर वाटर यूज में लेना होगा, और वो अवेलेबल करवाना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा एंश्योर फूड स्कैर्सिटी, खाने की कमी से अगर बचना है। फूड स्कैर्सिटी मतलब खाने की कमी। आपको सब खाने की कमी के लिए पानी की जरूरत क्यों है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब पानी नहीं होगा तो इरिगेशन कहां से करोगे, और इरिगेशन नहीं होगा तो फिर फूड ग्रो नहीं होगा, तो हमें खाने के लिए फूड कहां से मिलेगा। अगर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को आपको या हमको खुद को भी, अगर हमें क्या चाहिए, इफ वी नीड फूड, तो जरूरी क्या है बेटा, हमें, हमारे लिए कि हमें वाटर को क्या करना है, प्रिजर्व करना होगा। क्लियर। इसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल इकोसिस्टम, हमें अगर हमारे आसपास का इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करके रखना है, क्या करके रखना है, अगर हमें इकोलॉजिकल सिस्टम, जो हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम होता है, उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी वाटर क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जो इकोलॉजी है, जो उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन सा, वाटर। वाटर नहीं होगा तो अदर जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी क्या होने लगेंगे, डिग्रेड होने लगेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है। आगे बात करते हैं। वाटर स्कैर्सिटी will degrade natural resources and cause ecological crisis affecting our lives negatively। और उसका नेगेटिव इंपैक्ट किसकी लाइफ पे पड़ेगा, हमारी लाइफ पे इनका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगेगा। क्लियर है यहां तक, परी, प्रांजलि, ऋषि, कोई डाउट है बेटा? चलिए आगे देखिए, अब आप लोग ध्यान से समझते हैं, आगे अपन ध्यान दीजिए। नीड फॉर वाटर, ये तो मैंने बता दिया है ना, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अगर हमें हमारा जीवन जीना, ये फूड स्कैर्सिटी वाला आ गया है ना, क्या आ गया, ये फूड स्कैर्सिटी। ये सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है, ठीक है बेटा। इसके अलावा प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, अगर हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को हमें डिग्रेड होने से रोकना है तो भी उसके लिए भी वाटर स्कैर्सिटी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, वो वाटर स्कैर्सिटी से बचना, वाटर का कंजर्व करना, वाटर को मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है यहां तक, आगे देखते हैं। अब कैसे किया जाए, इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर को प्रिजर्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात तो हमारे लिए समझने की है कि वाटर प्रिजर्वेशन इज नॉट ए न्यू और मॉडर्न कंसेप्ट। क्या है बेटा हमारे लिए समझने की सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि वाटर प्रिजर्वेशन इज नॉट ए न्यू एंड मॉडर्न कंसेप्ट। ये कोई नया आधुनिक समय का नया कंसेप्ट नहीं है। आज के हजारों साल पहले के भी जो हमें एक्सकेवेशन होते हैं, जो खुदाई होती है जगह जगह, उसके अंदर जो हमें फैक्ट्स मिलते हैं,
उन फैक्ट्स को देखकर ये पता लगता है कि आज के हजारों सौ मतलब कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो भी जो मिलता है ना कि वो लोग भी वाटर स्कैर्सिटी की परेशानी को जूझते होंगे, तभी उन्होंने वाटर को मैनेज किया हुआ था। वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स उन लोगों ने भी अडॉप्ट किए हुए थे, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। उन लोगों ने भी इन कंसेप्ट्स को क्या किया हुआ था, अडॉप्ट किया हुआ था। हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं हम आज की नई बात नहीं कर रहे हैं, हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। क्लियर? देखिए कि हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज, कैसे करें। एक क्वेश्चन ये हुआ कि हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मतलब हिस्ट्री की बात करें, है ना। ज्योग्राफी में थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, पर ज्योग्राफी रहे ना इसमें थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना। अब वो हिस्ट्री पहले बहुत सारी पढ़ ली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी और पढ़ लो। अब हिस्ट्री सिविक्स में भी आ गई थी, है ना, नेपाल में आ गई थी ना, नेपाल और बोलीविया में आ गई थी, कोई बात नहीं, अब आएगी तो आएगी, क्या कर सकते हैं, है ना। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा, जो दिया है हमें वो सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी मतलब ऑलमोस्ट 2100 ईयर्स अगो। कितना हो गया? ऑलमोस्ट 2100 ईयर्स अगो। कहां पर? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर कहां पर पड़ता है? गंगा रिवर के आसपास का एक इलाका है। कहां का इलाका है? गंगा रिवर, प्रयागराज यूपी में एक एरिया पड़ता है। वहां पर क्या था? हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैलेंजिंग फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। जैसे रिवर गंगा फ्लो कर रही है, इसका मान लो फ्लोइंग एरिया है। अब बारिश के दिनों में क्या होगा, मतलब ऊपर से जब बारिश आएगी तो पानी क्या होगा, ये यूं इस तरह से और बहने लगेगा ना, इधर से बहने लगेगा तो बाढ़ आएगी। तो उन्होंने क्या किया, इसको मैनेज किया हुआ था कि ये जो पानी एक्सेस है ना, ये कहाँ नहीं घुसे, गाँवों में नहीं घुसे। मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है हमें। तो ये भी क्या है, ये वाटर मैनेजमेंट है। वाटर प्रिजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट दोनों चीजें पढ़ रहे हैं ना हम। पानी खूब है, प्रिजर्वेशन का मतलब पानी कम है उसको बचाना है, मैनेजमेंट का मतलब पानी खूब है लेकिन उसको तरीके से काम में लेना है ताकि उसको आगे भी यूज किया जा सके। आगे देखिए, सोफिस्टिकेटेड मतलब इंपॉर्टेंट, सोफिस्टिकेटेड मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी। अरे वाह, कहते ना यार ये तो बहुत गजब की चीज है, नायाब, है ना। इसके अलावा डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कितना पुराना हो गया? 1500 ईयर्स अगो। उस समय भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पर डैम्स बनाए गए थे, लेक्स बनाई गई थी, और उस समय भी इरिगेशन सिस्टम्स क्या थे? डेवलप्ड थे, मतलब वो भी प्रॉपर वाटर को कंजर्व किया करते थे। एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग। कलिंग कहां पर है बेटा? उड़ीसा। कलिंग कहां पर है? उड़ीसा। अब कलिंग की एक स्टोरी याद है आपको? कलिंग से एक किंग है, उसका नाम जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा लीक सेट की बात कर रहे हैं अपन। कलिंग, द ग्रेट अशोक, कलिंग की लड़ाई हुई थी, कलिंग वॉर। उसके बाद उसने क्या कर दिया था? लाइफ टाइम हथियार में नहीं उठाऊंगा, आई विल नॉट गो फॉर एनी वॉर नाउ। उसके बाद उन्होंने ही अडॉप्टेड द बौद्ध रिलीजन। क्लियर? थोड़ा सा अलग बात बताई मैंने। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये सब बहुत पुराने समय की बातें हैं कि उस समय भी लोगों के पास इरिगेशन सिस्टम डेवलप्ड था। इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर इरिगेशन था, मतलब वो वाटर के इंपॉर्टेंस को जानते थे। Then in the 11th century, भोपाल लेक, one of the largest artificial lake of its time was built। उस समय की देखो लेक्स दो तरह की होती है, एक तो नेचुरल लेक और एक कौन सी होती है? आर्टिफिशियल लेक। तो ये जो भोपाल लेक थी ये क्या थी? वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। क्या थी? वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। क्लियर? आगे देखिए, इन 14th सेंचुरी द टैंक इन होज खास दिल्ली। होज खास कहां पर है? ये दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर बनी हुई कुतुब मीनार है, उसके पास में एक फोर्ट है, सिरी फोर्ट। कौन सा फोर्ट है? सिरी फोर्ट, है ना। वहां पर एक होज खास बना हुआ है, जो वो क्या था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से डिपेंड करता है कि बारिश का पानी बहेगा नहीं, ऊपर पैलेस के ऊपर गिरेगा और वो होज खास के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और उससे पूरे फोर्ट को क्या किया था? वाटर सप्लाई की जाती थी। किसने बनवाया था ये? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का नाम आया तो थोड़ा सा बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? अब इसमें दो चीजें आती है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको फिनिश करवाया था इल्तुतमिश ने। क्लियर? आगे बात करते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए आगे देखिए आप लोग। देखो ये अब हम इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, डैम। क्या पढ़ेंगे?
वाटर कंजर्वेशन, ये जो हमने स्लाइड देखी है, इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखे हैं बेटा कि वाटर कंजर्वेशन के हमने ये एविडेंसेस देखे हैं। कौन से? हिस्ट्री वाले। कौन से एविडेंसेस देखे हैं बेटा हमने? हिस्ट्री वाले, कि हिस्ट्री में किस तरह से ये काम किया जाता था। अब हम देखेंगे मॉडर्न वे में किस तरह से क्या किया जाता है, इनको बनाया जाता है। आपकी बुक में एक इमेज दी हुई है एज इट इज, ये हीराकुंड डैम की। और हीराकुंड डैम कहां पर है बेटा? उड़ीसा में। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये कौन सा एरिया है बेटा? उड़ीसा। कहां पर है हीराकुंड डैम? उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। हीराकुंड डैम कहां पर है? उड़ीसा में। उसकी एक इमेज हमें दी हुई है, और ये ध्यान रखना है कहां पर है। आगे बात करूं मैं, देखिए अब ये इसमें दिया हुआ है कि आपके कौन इंडिया के मेजर जो रिवर्स हैं, डैम्स हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे राणा प्रताप सागर डैम कहां पर है? राजस्थान। कहां पर है बेटा? ये ध्यान रखना है ना, आपसे पूछा जा सकते हैं ना। कहां पर है? राजस्थान में है। और भी बहुत सारे डैम्स है, देखो यहाँ पर हिदकल डैम है केरला के अंदर, कोयना डैम है यहाँ पर, ठीक है, कारपुर है, रामनदुगम डैम है। ये ना बुक के अंदर दिए हुए हैं आपको ना, बहुत सारे मैप के अंदर। मैप वर्क जब हम पढ़ाएंगे तब आपको सारी चीज़ें वापस बता देंगे, चाहे जो जो आपको से पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा आप इनको बारे में भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे निजाम सागर है, ये नागार्जुन सागर है, ठीक है, ये सब तुंगभद्रा डैम है यहाँ पर, ये सब इंपॉर्टेंट डैम्स है। इंदिरा सागर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर जो बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम है जो गुजरात और एमपी की बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है। हीराकुंड डैम ही है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं। भाखड़ा नागल डैम भी है यहाँ पर, ये देखो, ये भाखड़ा नागल डैम है कहाँ पर? पंजाब के अंदर। कौन सा है? पंजाब के अंदर। तहरी डैम ये उत्तराखंड में है बेटा। कौन सा? तहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये देखो ना, सारे पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डैम्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स तो यही है, बाकी तो साउथ इंडिया के चले गए। हमारे राजस्थान के एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट डैम्स है ना राजस्थान के हिसाब से, वो एक तो ये राणा प्रताप सागर कोटा बैराज, एक तो, और ये बीसलपुर डैम जो टोंक में है। बीसलपुर डैम कहाँ पर है? टोंक में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है एक तो इनके बारे में, और एक इंदिरा सागर के बारे में ध्यान रखेंगे आप, सरदार सरोवर के बारे में ध्यान रखेंगे, ऊपर से तहरी डैम और भाखड़ा नागल डैम के बारे में ध्यान इंपॉर्टेंटली इन सबको समझेंगे। क्लियर? आगे बात करें अपन, ध्यान दीजिए। देखिए अब डैम का मतलब क्या होता है? वॉट डू वी मीन बाय अ डैम? ध्यान देंगे आप, डैम का मतलब क्या होता है। देखो, एक रिवर फ्लो कर रही है, जा रहा है पानी, बहता हुआ जा रहा है। अब आपने क्या किया, इस रिवर के बीच में एक बैरियर लगा दिया, एक वॉल बना दी। ये वॉल ही क्या है? डैम है। रिवर के फ्लोइंग वाटर को आपने क्या कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि अभी पानी रुकेगा तो यहाँ ये दीवार बहुत ऊंची है, अब ऊंची दीवार है तो यहाँ पर क्या होगा? रिजर्वायर बनता हुआ चला जाएगा, पानी यहाँ पर इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा। इट विल बी नोन एज डैम। क्या कहलाएगा बेटा? ये डैम कहलाएगा। कोई डाउट है किसी को? चलिए ध्यान दीजिए, डैम क्या है? इट इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर लेक और इम्पाउंड्स। ये रिजर्वियर लेक कहलाती है ना। ये क्या बन जाता है? इससे रिजर्वियर लेक बन जाता है, या इम्पाउंड मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, वो बन जाता है। क्लियर? ये दो तरह के हो सकते हैं, जैसे टिम्बर डैम भी हो सकते हैं, और जो क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन डैम जो होते हैं, जो सीमेंट वगैरह के है ना बनते हैं, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हाइट के बेस पर स्मॉल, छोटे भी हो सकते हैं जिनकी हाइट्स कम हो। अब ये डिपेंड करता है आपकी वॉल साइज कितनी है। छोटी है तो स्मॉल स्केल पे हो गए, और बहुत बड़ी हाइट आपने कर दी तो ये बड़े लेवल पर हो जाते हैं, बिग डैम वो कहलाने लगते हैं। ठीक है, अब ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि ये एग्जाम्पल किसका है। ये एग्जाम्पल है बेटा मल्टीपर्पज प्रोडक्ट्स। क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, MPP। क्या मतलब है MPP का? मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स। क्या मतलब है बेटा MPP का? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। क्या मतलब है इसका? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो डैम जो है ना, इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? व्हाट डू वी कॉल देम? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। क्या कहते हैं इनको अपन? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। वाई? क्यों? क्योंकि ये डैम्स है ना, हमें कई तरीके से हेल्पफुल होते हैं। जैसे पहली हेल्प क्या हो गई इनकी, कि ये हमें इरिगेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं।
डैम्स की वजह से रिजर्वियर बन गया, तो पानी खूब है इधर की तरफ, तो अब आसपास के लोगों को खूब वाटर अवेलेबल होगा इरिगेशन के लिए। पहली चीज क्लियर। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्या कर सकते हैं इससे हम? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। डैम से होती है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, कौन सी टाइप की होगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड कंट्रोल, अब जैसे मान लो पानी बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा आता है, तो बहेगा, चारों तरफ बहेगा, तो क्या होगी? फ्लड आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर डैम बना दिया, रिजर्व बना दिया, तो पानी आसपास के घरों में नहीं जाएगा, इस रिजर्वियर में क्या होगा? इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा। क्लियर। इसके अलावा रिक्रिएशन, जमीन एक तरीके से नया सिस्टम शुरू हो गया। इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन मतलब कि जैसे रिवर पहले केवल यूं ही जा रही थी, ये इसका फिक्स एरिया था, अब इधर की तरफ कोई एरिया उसको पानी नहीं मिल रहा, ये यहाँ पर कोई एरिया है उसको वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्यों? रिवर तो यूं फ्लो हो जाती है। अब आपने अगर यहाँ पर क्या बना दिया? डैम बना दिया, तो यहाँ जो पानी इकट्ठा, तो यहाँ से आप इस रिवर को यूं निकाल सकते हो, इसको यूं निकाल सकते हो, इसको कहते हैं इनलैंड नेविगेशन। क्लियर। इसके अलावा फिश ब्रीडिंग, फिश ब्रीडिंग जानते हो क्या होता है? फिशिंग जो होती है ना, फिशिंग वो कभी बहते हुए पानी में नहीं होती है, स्टोर्ड वाटर में हो सकती है। अब अगर रिवर है तो वो तो फ्लोइंग वाटर है, उसमें तो फिशिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब वाटर को आपने रिजर्व बना दिया तो उसके अंदर फिशिंग भी क्या हो जाएगी? फिर पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर। तो वो नुकसान होगा, इसे आगे पढ़ेंगे। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के नुकसान भी हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड, कल ही हमने पढ़ी थी ये बात, है ना। इस चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अब आप लोग, डैम, इसको अगर हम रीड करते हैं तो क्या हमारे सामने बातें आती है? देखो, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस flowing water that obstructs, directs or retards of flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. Clear? Dam refers to the reservoir rather than the structure. क्या बनते हैं ये? रिजर्वियर कहलाते हैं, मतलब पानी स्टोर हो रहा है यहाँ पर, है ना। इनके स्ट्रक्चर के बेस पर इनको क्या कहा जाता है? रिजर्वियर इनको कहा जाता है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पज और हाइट। स्ट्रक्चर के बेस पर, किस उद्देश्य से बनाया है उसके बेस पर, और इनकी हाइट के बेस पर क्या करते हैं? इनको हम अलग अलग नेम से क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज्ड। स्ट्रक्चर या मटेरियल यूज के बेस पर क्या कहते हैं हम इनको? डैम्स आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम्स, एम्बांकमेंट डैम्स और मसोरनी डैम्स विद सेवरल सब टाइप्स। अकॉर्डिंग टू द हाइट, dams can be categorized as large dams and major dams, or alternatively as low dams, medium height dams and high height dams. A dam or a series of dam are built on a river and its tributaries. अच्छा, कोई जरूरी नहीं एक डैम एक ही बने, हम अलग अलग जगह भी कई सारे डैम्स क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक रिवर है, उस रिवर के ऊपर, एक रिवर के ऊपर, जैसे मान लो एक रिवर का फ्लोइंग एरिया ये पूरा है, एक डैम यहां बना दिया, है ना। इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर आ रही थी यहाँ पर, यहाँ से वापस पानी मिलना शुरू हो गया ना इसको, भागो से क्यों यहाँ बनाना, यहाँ बनाना, यहाँ बनाना, इसका तो मतलब ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि पानी जब ये कि सेम फ्लोइंग एरिया होगा तो पानी जैसे यूं यहाँ से बहता हुआ जा रहा है, पानी आपने यहीं रोक लिया तो इस एरिया को तो पानी मिलना ही बंद हो गया ना। अब किसी को मान लो इसकी क्या आ रही है कोई, तो इसलिए इसकी तो क्या नहीं है बेटा, हमें जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब मान लो यहाँ से कोई ट्रिब्यूटरी रिवर आ रही है, उसको वाटर वापस सप्लाई हो गया, तो आपने क्या किया? इसके ऊपर वापस एक और डैम बना दिया, क्योंकि अब इसको यहाँ से वाटर अवेलेबल होने लगता है। फिर आगे फिर कोई ट्रिब्यूटरी रिवर मर्ज हो रही है तो आपने एक डैम यहाँ पर, तो इससे उसको कहते हैं सीरीज ऑफ डैम्स। क्या कहते हैं इसको हम? सीरीज ऑफ डैम्स। क्लियर। आगे देखिए, तो अ डैम और अ सीरीज ऑफ डैम आर बिल्ट ऑन अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टू सॉल्व पर्पसेस सॉल्व थ्रू अ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट आर। एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, कौन सा? डैम। इससे क्या किन किन उद्देश्यों को इससे पूरा किया जा सकता है? इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला, कंट्रोल ऑन फ्लड एंड ड्रॉट, बाढ़ आने से रोक सकते हो, सूखा पड़ने से रोक सकते हो। बाढ़ आने से कैसे रोकोगे? पानी फैलेगा नहीं, अभी मैंने समझाया था। सूखा पड़ने से कैसे रोको? पानी खूब है ना, अब पानी खूब है तो फिर पानी की कमी, तो सूखा तो होगा ही नहीं, ड्रॉट तो होगी नहीं। चेक सॉइल इरोजन, जब बहुत तेज पानी आएगा तो अपने साथ मिट्टी भाग के ले जाएगा, अब आपने पानी को रोक दिया तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्लियर। इसके अलावा प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए क्या करता है? ये वाटर अवेलेबल करवा देता है। जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्या करता है ये हमारे लिए? इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। कौन सी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। प्रोवाइड्स
इनलैंड नेविगेशन, अभी मैंने बताया आपको इनलैंड नेविगेशन का मतलब क्या होता है, हमें मतलब वाटर को हम रिवर को भी नई एक आर्टिफिशियल रिवर्स क्रिएट कर सकते हैं इनके थ्रू। प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर रिक्रिएशन, लैंड को रिक्रिएट करने में भी हेल्प करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। क्लियर? ये इसके क्या हो गए बेटा, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के क्या हो गए बेटा, यूज हो गए। क्लियर? आगे देखिए कौन है ये, इन्होंने जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स जो इंडिया के अंदर बनने लगे, इनको इन्होंने एक स्टेटमेंट के थ्रू क्या कहा कि दीज आर नोन एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कहा उन्होंने इनको, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसने कहा ये, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कहा है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कहा उन्होंने इसको, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसने कहा है बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? आगे बात करें, ध्यान दीजिए क्यों कहा उन्होंने, इसके पीछे भी रीजन है। क्यों कहा उन्होंने, कि इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो डैम्स हैं ये कंट्री के डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, विलेज एरियाज की इकोनॉमी को इंप्रूव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर मिलेगी तो इंडस्ट्रीज क्या होंगी, तेजी से बढ़ पाएंगी, और अर्बन इकोनॉमी को ग्रो करने में भी इसके एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक, मेन ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास।